उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा खबासत दपक रही थी। शार्क उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने थड़े पर सजे हुए अखबारात की तरफ देखा। शाम को शाये होने वाले 2-3 अखबार की हेडलाइन तकरीबन एक ही थी। 10 साल पहले माँ बाप को कत्ल करने वाले नौजवान को रिहा कर दिया गया था। उसके नीचे कई जैली सुर्खियां थी। हर सुर्खी जिनसी खेज और दहशत फैलाने वाली थी। अखबारों की ये सुर्खियां पढ़ने से यूं लगता था जैसे कोई अफरीद शहर में घुस आया हो और होशियार किया जा रहा हो। हर अखबार ने उसकी तस्वीरें भी शाया की। ये तस्वीर अखबार वालों ने यकीनन जेल से हासिल की होंगी। एडवोकेट सलमान भी अपने सामने अखबार फैलाए यही खबर पढ़ रहा था। उसके करीब ही एक शख्स भी खड़ा था। सलमान ने अखबार चेहरे के सामने से हटा लिया और उसे तय करके कोर्ट में रहते हुए साथ वाले आदमी की तरफ देखते हुए बोला, देख लिया अहमद अली, शफात का बेटा जेल से छूट गया है। हाँ, तस्वीर से तो लगता है कि वो जवान हो गया है, अहमद अली ने कहा। जवान नहीं होगा तो क्या बच्चा ही रहेगा, सलमान बोला। जब वो जेल गया था तो उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। 10 साल जेल में रहा। अब तो बात करते करते उसकी नजरें शार की तरफ उड़ गई। वो इस तरह चौंक गया जैसे कोई अनोखी शहद दे भी रही हो। उसने थड़े पर पड़े हुए एक अखबार के सफ़े अव्वल पर शार की तस्वीर की तरफ देखा, फिर शार की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही उसकी चेहरे की रंगत तब्दील होना शुरू हो गई। तुम? वो शार की तरफ उंगली उठाते हुए हकलाया। चलो अच्छा ही हुआ, तुमने मुझे पहचान तो लिया। शार के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जो तस्वीर तुमने जेब में रखी है उसे अपने दिल और ज़हन में नक्श कर लो। ये तस्वीर तुमसे अपने बाप के कत्ल का हिसाब जरूर लेगी। मैंने तो कुछ नहीं किया था, सलमान अकला कर रह गया। तो वो बात मुकम्मल नहीं कर सका। इतने में शार्फ तेजी से एक तरफ चला गया। दूसरा आदमी अहमद अली भी गहरी नजरों से शार की तरफ देख रहा था और फिर वो भी वहां से हट गया। शार कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर टहलता हुआ नेमत कदा होटल में आकर बैठ गया। उसने चाय मंगवाई और चुस्कियां लेते हुए होटल में बैठे लोगों की तरफ देखने लगा। बाद लोगों ने होटल में दाखिल होते हुए देखा था, लेकिन किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी थी। शार तकरीबन 1 घंटे तक होटल में बैठा रहा, फिर उठकर सड़क पार करके अनारकली की तरफ चला गया। शाम का वक्त था, यहाँ जिंदगी की रौनक उरूई पर थी। वो 10 साल बाद जिंदगी की ये चहल पहल देख रहा था। वो अभी कुछ ही दूर ज्ञादा के कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस कर चौंक गया। उसने मुड़कर देखा, उसके सामने तकरीबन उसी की उम्र का एक नौजवान खड़ा था। तुम शार को ना? उस शख्स ने शार के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शार की आंखों में उलझन थी। अरे मैं सोहेल हूँ, 8वीं क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ता था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे, फिर बेइख्तियार एक दूसरे से लिपट गए। आओ मेरे साथ आओ। सोहेल उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। एक साइड स्ट्रीट में आ गए जहाँ एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट में बैठ गए। सोहेल ने काउंटर पर बैठे हुए शख्स से चाय भिजवाने को कहा और शार को लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। शार का ख्याल था कि ऊपर स्पेशल गैलरी होगी, लेकिन उसका ख्याल गलत निकला। उसकी इख्तिताम पर मुख्तसर सी रायदारी थी, जिसके इख्तिताम पर दरवाजा था। सोहेल ने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और दोनों अंदर आ गए। ये 2 कमरों का एक छोटा सा फ्लैट था। इसका बाहर का दरवाजा सड़क की तरफ भी था। सोहेल ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। ये रेस्टोरेंट भी मेरा है और रिहाइश भी ये मेरी है। थोड़ी देर में वेटर चाय लेकर आ गया। चाय के दौरान वो बातें करते रहे। सोहेल के वालिदैन भी इंतकाल कर चुके थे और वो भी शार की तरह इस दुनिया में अकेला ही रह गया था। शार जब सोहेल से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। जब वो घर पहुंचा तो पता चला कि मरियम और रजिया उसके इंतजार में अभी तक खाना नहीं खा रही थी। ये उसके दूसरे दिन की बात है। रात के 9 बजे रहे थे। शार घर पर था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यूं लगा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देना चाहता हो। रजिया उस वक्त बावर्ची खाने में थी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो ये पुलिस वाले को देखकर चौंक गई। शार घर में हो तो उसे बाहर भेजो, पुलिस वाले ने बारोब लहरे में कहा। रजिया ने आकर शार को बताया। शार बाहर आ गया। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा। क्यों, क्या बात है? शार्क ने पूछा। ये तो तुम्हें थाने जाकर ही पता चलेगा, चलो मेरे साथ, पुलिस वाला बोला। शार्क उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में लोग अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखते रहे थे। थानेदार एक अर्धेड़ उम्र आदमी था। करख्तगी और फिटकार उसके चेहरे पर नुमाया थी। मालूम होता है 10 साल जेल रहकर भी तुमने कोई सबक नहीं सीखा। और बाहर निकलते ही पुर्दे निकालना शुरू कर दिए। थानेदार ने उसे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, लेकिन मैंने किया क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? शार्क ने कहा। उसके लहजे में खौफ था। कल शाम तुमने वकील साहब को धमकी दी थी। थानेदार ने उसे घूरा। कौन से वकील साहब? शार्क ने पूछा। एडवोकेट सलमान, थानेदार ने कहा। तुमने उसे धमकी दी थी कि अपने कत्ल का हिसाब लोगे। उसे तुम्हारे खिलाफ तहरीरी शिकायत की है। ओए बरकत करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ देखा।
इसे जरा बताओ धमकी कैसे दी जाती है। लंबे तिरंगे कांस्टेबल ने अचानक ही शाल को दबोच लिया और लातों और गुंसों से उस पर हमला करने लगा। शाल की नाक से खून बहने लगा। बस छोड़ दो, थानेदार ने कहा। फिर शाल की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने इलाके में किसी की बदमाशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी हवालात में बंद कर सकता हूं, मगर मुझे तुम्हारी जवानी पर तरस आता है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। आइंदा कोई बदमाशी की तो वहीं पहुंचा दूंगा जहां 10 साल गाट कर आए हो। जाओ, भाग जाओ। शार घर पहुंचा तो मरियम और रविया उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। रविया तो बाकायदा रोने लगी थी। शार का जिस्म जगह जगह से दुख रहा था और रविया देर तक उसकी सेंकाई करती रही। शार कई रोज तक घर से बाहर नहीं निकला। 21 तारीख को उसका मकान खाली हो गया। अगले रोज वो मकान देखने गया। मकान में दाखिल होते ही वो कांप उठा। वो देर तक सेन में बैठे उसी जगह को देखता रहा जहां 10 साल पहले उसने अपने माँ बाप को उन स्याहपोशों के हाथों जख्मी होते और तड़प कर मरते देखा था। वो ज्यादा देर तक मकान में नहीं रुका। मकान में वाकई कुछ मुरम्मत की जरूरत थी। चले माँ जी, वो मरियम के साथ वापस आते हुए बोला, इस मकान की मुरम्मत वगैरह करवा ले, बाद में मैं इसे बेच दूंगा। मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। उसी रात वो घर में बैठे खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा मरियम ही नहीं खोला। जब वो वापस आई तो उसके चेहरे पर हवानियां उड़ रही थी। क्या हुआ माँ जी, कौन था? शार ने पूछा। तुम्हारे मकान को आग लग गई है, मरियम ने जवाब दिया। शार खाना छोड़कर भाग दौड़ा। जब वो अपने मकान वाली गली में पहुंचा तो दूर ही रुक गया। गली में लोगों का हुजूम था और उसके मकान से उठने वाले शोले आसमान से बातें कर रहे थे। शार में बसी से दूर ही खड़ा मकान से उठते हुए शोलों को देख रहा था। लोग बाल्टी में पानी भर भर कर ला रहे थे, लेकिन ये आग बाल्टियों से बुझने वाली नहीं थी। हकीकत ये है कि अब तो फायर ब्रिगेड के बस की भी नहीं रही थी और फायर ब्रिगेड का यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये मकान लुहारी गेट के अंदर वाली कुशादा सड़क से तकरीबन 3 मील दूर था और वहां तक रास्ता तंग और पुरपीच गलियों पर मुश्तमिल था। सिर्फ साइकिल ही वाले सवारी थी जो इन गलियों में आ सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी के यहाँ आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोग दूसरे घरों को आग की लपेट में आने से बचाने के लिए पानी की बाल्टियां भर भर कर डाल रहे थे। 6 घंटों की जितोजोद के बाद उस आग पर काबू पाया जा सका था, लेकिन शार के ये मकान जलकर उस वक्त तक राख हो चुका था। पड़ोस के 2 और मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा था। लोग उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे। बाद लोग इस बात पर भी हैरान थे कि बंद मकान में आग कैसे लग गई। कुछ लोगों का ख्याल था कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और कुछ इस बात पर मुसर थे कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी। आग बुझाने की कोशिश करते हुए उन्होंने पेट्रोल की बू भी महसूस की थी, जिसका मतलब था कि पेट्रोल छिड़क कर ये आग लगाई गई थी। शार ने आतिशज़दगी की रिपोर्ट थाने में नहीं लिखवाई थी, क्योंकि उसे यकीन था कि ये आग किसी ने जानबूझकर भी लगाई थी तो पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकेगी। 2-3 दिन वो मरियम के साथ मकान के मलबे और रात के ढेर का मुआयना करता रहा था। कहीं कहीं से अब भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। 8 कमरों में सिर्फ 2 कमरे थे जिनकी छतें अब भी कायम थी, लेकिन उनके शतीर भी अध जले थे और वे छतें किसी वक्त भी दिल सकती थी। शार्ट ने सोचा था कि ये मकान बेचकर इससे मिलने वाली रकम से किसी और इलाके में कोई मुनासिब मकान खरीद लेगा, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था। अब तो इस जली हुई जमीन की कीमत मिल सकती थी, लेकिन शार की समझ में ये बात नहीं आ सकी थी कि मकान को आग किसने लगाई थी। मलबे का जायजा लेते हुए उसकी नजरें अचानक ही सामने वाले मकान की तरफ उठ गई। उसी लम्हे उस मकान के ऊपर वाले एक कमरे की खिड़की बंद हुई थी। शार को यूं लगा था जैसे उसने खिड़की में किसी को खड़े देखा हो, लेकिन वो उस चेहरे को नहीं देख सका था। लेकिन अभी वो पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। उसके दोनों पट्टों में तकरीबन 19 इंच का खला अब भी मौजूद था। शार को यकीन था कि अब भी कोई खिड़की में खड़ा उस खला से उसकी तरफ देख रहा था। चलो बेटा, अब चले, कब तक यहाँ खड़े इस राग को देखते रहोगे? मरियम ने कहा। हाँ हाँ माँ जी चले, शार्क ने कहा। 1-2 दिन बाद मजदूर बुलाकर ये मलबा हटवा दूंगा और इस जमीन को फरोख्त करने के लिए अखबार में इश्तिहार दे दूंगा। वो बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़े थे कि 3-4 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। उनमें एक इंस्पेक्टर था, एक ASI और 2 कांस्टेबल। उन पुलिस वालों को देखकर शार का माथा ठीका। हम तो तुम्हारी तलाश में यहाँ आए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। थानेदार ने शार के करीब पहुंचकर करख्त लहरे में कहा, क्या वकील साहब ने फिर मेरे खिलाफ कोई शिकायत किया क्या? शार्क ने कहते हुए सामने वाले मकान की तरफ देखा। ये तो नहीं, अलबत्ता हमें ये रिपोर्ट मिली है कि तुमने इस मकान को खुद आग लगाई है और कानूनी तौर पर किसी जायदाद को नुकसान पहुंचाना या नजर आतिश करना, ख्वाह वो अपनी हो या पराई, काबिल दस्त अंदाज़ है। इंस्पेक्टर ने कहा, आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? शार्क ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई बाहोश शख्स अपनी जायदाद को इस तरह जलाकर राख कर देगा?
हमें तो जो रिपोर्ट मिली है उससे पता चला है कि आग लगने से थोड़ी देर पहले तुम्हें इस मकान से निकलते हुए देखा गया था। झूठ, मरियम ने मुदाखलत करते हुए कहा। शार्क तो शाम ही से घर में था, हम खाना खा रहे थे तो मोहल्ले के एक आदमी ने हमें आग लगने की इतला दी थी। तुम चुप रहो बुढ़िया, थानेदार ने उसे डांट दिया। वैसे बाय द वे आपको ये इतला किसने दी थी? शार्क ने पूछा और फिर सामने वाले मकान की खिड़की की तरफ देखने लगा। वो कोई भी हो मगर ये इतना गलत नहीं हो सकती, चलो हमारे साथ थाने चलो, उसने कहा और दोनों कांस्टेबलों को इशारा किया। दोनों कांस्टेबलों ने शार्क को दाएं बाएं आकर उसे बाहों से पकड़ दिया। चल लोए, दोनों कांस्टेबल उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे। मैं समझ गया हूं कि मेरे खिलाफ ये कमीनी हरकत कितने की है। शार्क ने कहा, यह जुल्म है, छोड़ दो इसे। मरियम चीखती उनके रास्ते में आ गई। ये अपने घर को आग कैसे लगा सकता है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मार सकता है? हट जाओ मारी, थानेदार ने मरियम को एक तरफ धकेल दिया, वरना तुम्हें भी बंद कर देंगे इसके साथ। तुम पर खुदा की लानत हो थानेदार, मरियम चीखी। सूरत पर पैरे फिटकार बरत रही है, गरीबों और बेगुनाहों की आहें मत लो, छोड़ दो इसे, ले चलो इसे। थानेदार ने पुलिस वालों को इशारा किया। वो लोग शार्क को पकड़कर गली में आ गए। मरियम उनके पीछे चलती हुई चीखती उनको कोसने दे रही थी। बहुत से लोग भी उनके पीछे चलने लगे थे और बाज दबी आवाज में पुलिस वालों को बुरा भला भी कह रहे थे, मगर थानेदार और पुलिस वालों को कोसना और लोगों की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वैसे चिकने गड़े थे जिन पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती थी। लुहारी गेट के अंदर गलियों की चौक पर पहुंचकर मरियम रुकी। वो हम भी चीख कर बददुआएं और कोसने दे रही थी। क्या हुआ मरियम बहन, क्यों चीख रही हो? एक दुकानदार ने पूछा। मरियम घर का सौदा उसे लिया करती थी और वैसे भी मोहल्ले के तकरीबन सभी लोग उसे जानते थे। कख न रहे इस टूट पैने मरन जोगे थानेदार का, मरियम चीखी। वो शफात के बेटे को पकड़कर ले गया है, कहता है कि अपने घर को आग इसने खुद लगाई थी। मरियम बहन, या पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, दुकानदार ने कहा। जिसको चाहे उसको पकड़ दें और जिसको चाहे पकड़कर जेल में बंद कर दें। तुम मलिक साहब के पास चली जाओ, हो सकता है शफात के बेटे को वो छोड़ दें, वरना पुलिस वाले इसे फिर लंबे अरसे के लिए जेल में भिजवा देंगे। मैं अभी जाती हूँ, मरियम कहते हुए गली में मुड़कर तेज तेज चलने लगी। वो बुड़बुड़ाते हुए बदस्तूर थानेदार को कोस रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देख रहे थे। बलक मुनीर का शुमार उस इलाके के मुअज्जजीन में होता था। उसे सियासत से शुगफ था। कोरा अनपढ़ आदमी था, मगर उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। रेलवे स्टेशन के सामने एक मकान था और लंडा बाजार में 5-6 दुकानें थी जो उसने किराए पर दे रखी थी। क्या में पाकिस्तान के वक्त उसका बाप तांगा चलाता था। उसने रेलवे स्टेशन वाले होटल और लंडा बाजार की उन दुकानों पर कब्जा कर लिया था जो हिंदू छोड़ गए थे। लुहारी गेट वाला मकान भी एक सिख की मलकियत था और एक पूरी हवेली थी। उस वक्त कुछ और लोगों ने उस मकान पर कब्जा करने की कोशिश की थी, मगर मुनीर का बाप तलवार निकाल कर खड़ा हो गया था। मुनीर के बाप ने तांगा चलाना छोड़ दिया। चालाक आदमी था, कुछ उसे ताल्लुकात भी थे। भाग दौड़ करके उसने ये सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। मुनीर का बाप खुद तो 8 जमातें पढ़ा था। उसने मुनीर को पढ़ाने की कोशिश की, मगर 5वीं जमात से आगे नहीं जा सका। बाप ने उस पर इसलिए दबाव नहीं डाला कि इसे कौन सा नौकरी करनी है। अनपढ़ होने के बावजूद मुनीर रहीन आदमी था। उसने जल्दी बाप का कारोबार संभाल लिया। बहुत कम अर्जे में उसने न सिर्फ मैकलोड रोड पर एक और होटल खरीद लिया, बल्कि समानाबाद में भी उसकी एक शानदार कोठी थी। बैकलोड रोड वाला होटल ठेके पर और समानाबाद वाली कोठी एक नामवर फिल्म एक्ट्रेस को किराए पर दे रखी थी। उसने खुद उस मोहल्ले में रहने को तरजीह नहीं दी, अलबत्ता उस पुरानी दर्द की हवेली की जगह एक जदीद दर्द का खूबसूरत मकान बन चुका था, जिसके साथ वाली दीवार पर संगमरमर की सेल लगी हुई थी, जिस पर जली हरूफ में मलक मुनीर लिखा हुआ था। मुनीर को मालूम नहीं था कि उसके बाप की जात क्या थी। उसका बाप जब तांगा चलाता था उसे बशीरा तांगे वाला ही कहते थे। जब वो साहिब जायदाद बना और रेशमी लाचा कल्ब लगा हुआ और उजली सफेद पगड़ी बांधकर होटल के काउंटर पर बैठने लगा, तो लोगों ने उसे मेहर जी कहना शुरू कर दिया। मगर मुनीर के एक दोस्त ने मजाक में उसे मलक कहकर पुकारा तो ये लफ्ज उसे अच्छा लगा। उसने अपने नाम के साथ मलक लिखना शुरू कर दिया। इस तरह वो मलक मुनीर बन गया था। मुनीर को जवानी ही में सियासत का चस्का लग गया था। अयूब खान के जमाने में बुनियादी सियासत का नाम मुतारिफ हुआ तो दोस्तों के कहने पर उसने भी इलेक्शन में हिस्सा ले डाला और बीडी मेंबर मुंतखब हो गया। वो सियासत को दौलतमंदों का चौंचला और मशिला समझता रहा था, लेकिन जब वो अमली तौर पर सियासत में आया तो पहली मर्तबा उसे एहसास हुआ कि सियासत मशगला और चौंचला नहीं बल्कि तंदों पर पड़ने वाली एक भारी जिम्मेदारी है। बाहर लोगों ने सियासत के उसूले ज़र समझ रखा था। वो 10 लाख खर्च करके मेंबर मुंतखब होते थे तो पहले ही साल में 50 लाख कमा लेते थे, मगर मुनीर ने सियासत का मफहूम कुछ और ही समझा था।
अनपढ़ होने के बावजूद उसने खिदमत और दयानत को अपना वतीरा बना रखा था। रुपए पैसे की उसके पास कमी न थी। हुकूमत से मिलने वाले फंड उन्हीं कामों पर वो लगाता जिनके लिए वो जारी किए जाते। लोग नाजायज काम करवाने के लिए उसे लाखों रुपए देने की कोशिश करते, मगर वो ऐसी हर पेशकश को ठुकरा देता। अलबत्ता जायज कामों के लिए वो लोगों के साथ रात 2 बजे भी खुद उसके घर आ जाता, और अगर कोई काम जायज होता तो उसी वक्त उठकर उसके साथ चल पड़ता। और अगर उसे अंदाजा हो जाता कि काम नाजायज है तो बड़ी खूबसूरती से आने वाले को अल्लाह हाफिज कह देता। मलक मुनीर सियासत में हमेशा इंतहा था। आज तक एक मरतबा भी आउट नहीं हुआ था। अभी वो अपने इलाके का काउंसलर था। मुख्तलिफ पार्टियों ने उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमेशा आजाद ही रहा था। हर पार्टी के लीडरों से उसके ताल्लुकात बड़े खुशगवार थे और हर थाने में भी उसकी बात सुनी जाती थी। उसकी दयानतदारी की वजह से हर जगह उसे इज्जत की निगाह से देखा जाता था। शफात और सकीना के कत्ल के बाद शार्क को जब उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल में डाला गया तो मरियम की बहुत बुरी हालत हुई थी। भाग दौड़ की वजह से वो न सिर्फ बीमार हो गई थी बल्कि सारी जमा पूंजी मुकदमे पर खर्च कर चुकी थी। शार्क को जेल गए हुए 1 साल हो चुका था। मरियम घरों में काम करते हुए मलक मुनीर के घर पहुंच गई। यहाँ वो सिर्फ आधा दिन काम करती थी, लेकिन उसे इतनी तनख्वाह मिलती थी कि किसी और जगह काम करने की जरूरत ही बाकी ना रही थी। उसी रोज मरियम को पहली मर्तबा पता चला कि मलक क्या है। उसने एक रोज मौका पाकर उससे शफात और सकीना के कत्ल और शार्क का जिक्र किया तो मलक मुनीर को बेहद अफसोस हुआ। उसने वकील से मशवरा किया। वकील ने बताया कि अब उसका भी वक्त नहीं रहा। मरियम ने 2 साल मुनीर के घर काम किया, फिर किसी वजह से छोड़ दिया और एक दिन वो उसके घर जा रही थी। मलक मुनीर उस वक्त घर पर ही मौजूद था। वो बैठक में बैठा था, कुछ और लोग भी मौजूद थे। मरियम बैठक में घुस गई। क्या बात है मरियम बीबी, बहुत घबराई हुई हो? मलक मुनीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आपने मुझे पहचान लिया मलक जी? मरियम बोली। क्यों भाई, मैं तुम्हें कैसे ना पहचानता? तुमने 2 साल मेरे घर वालों की खिदमत की है। मैं जिसको एक मर्तबा अच्छी तरह देख लेता हूँ उसे कभी नहीं भूलता। कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी बेटी को ठीक है ना? अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई होगी, मलक मुनीर ने कहा। उसने तो जी माशाल्लाह बीए कर लिया है, मरियम ने जवाब दिया। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, आपने मुझे पहचान लिया, मेरी बेटी को भी याद रखा। फिर तो आपको शफात और सकीना के बेटे का किस्सा भी याद होगा, वही शार्क जिसके बारे में मैंने उस वक्त आपको बताया था। हाँ मुझे याद है, मगर वो तो शायद जेल में है, मलक मुनीर ने कहा। वो रिहा हो गया है जी, चंद रोज पहले, मरियम ने बताया। उसने भी जेल में पढ़कर बीए कर लिया है, मगर पता नहीं ये लड़का कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आया है। पहले माँ बाप के कत्ल के झूठे इल्जाम में 14 साल जेल में काटे। दया होकर आया तो दूसरे दिन पुलिस ने पकड़कर इसे मारा पीटा। कल इसका मकान जलकर राख हो गया और आज फिर वो मरनजुगा थानेदार उसे पकड़कर ले गया है। क्यों, क्या किया है उसने? मलक मुनीर ने पूछा। कुछ भी नहीं मलक जी, थानेदार कहता है कि मकान को खुद उसने आग लगाई थी। आप भी सोचें, भला कोई अपने घर को जला सकता है? उसे बजा रहे मलक जी, बड़ा नेक बच्चा है वो तो। पुलिस वाले उसे मार मार कर अधमुआ कर देंगे। मरियम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अच्छा तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मलक मुनीर ने कहा। मरियम मकान के अंदरूनी हिस्से में आ गई। मलक मुनीर की बीवी ने भी मरियम को पहचान लिया। मरियम ने उसे रो रो कर वाकया बताया तो वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, मत रो मरियम, हौसला कर, तसल्ली रख। मलक जी थानेदार को टेलीफोन कर देंगे, कुछ नहीं होता उस लड़के को। वो तो मेरा पुत्र है मलकानी जी, कोई नहीं उसका इस दुनिया में, मरियम बोली। खुदा तो है ना, मलकानी ने कहा। हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मलक मुनीर के पास अगरचे टेलीफोन भी मौजूद था। वो अगर चाहता तो फोन पर भी थानेदार से बात कर सकता था, मगर बैठक में बैठे हुए आदमियों से निमटने के बाद वो तकरीबन आधे घंटे बाद मरियम को साथ लेकर थाने की तरफ चल पड़ा। बाजार में हर शख्स उठ उठ कर मलक मुनीर को सलाम कर रहा था। मलक मुनीर खुश इखलाकी से हर के सलाम का जवाब देता रहा। जब वो थाने में दाखिल हुआ तो पुलिस वालों ने भी उसे सलाम किया। मलक मुनीर सीधा थानेदार के कमरे में घुस गया। मरियम भी उसके पीछे ही थी। थानेदार के कमरे में 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। आइए मलक जी, थानेदार ने उठकर मलक मुनीर से हाथ मिलाया। बैठिए, कैसे जहमत की? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुम्हारे बारे में मुझे बड़ी शिकायतें मिल रही हैं थानेदार, मलक मुनीर ने उसकी खुशामद से मुतासर हुए बगैर सपाट लहजे में कहा। तू इलाके के लोगों को नाजायज तंग करता है। थानेदारी क्या होती है पता है तुझे? बात क्या है मलक जी? थानेदार कनक से मरियम की तरफ देखने लगा। और पहले तू ये तो बता कि तू अपने घर को आग लगा सकता है? मलक मुनीर ने उसे घूरा। मेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ मलक जी, थानेदार ने जवाब दिया। तो क्या इस लड़के का दिमाग खराब हुआ है जिसे तू पकड़ कर लाया है? क्या जुर्म किया है इसने? 4 दफा लगाइए इस पर। किसके कहने पर पकड़ा है तुमने इसे? मलक ने कहा।
थानेदार ने गहरा सांस लिया। तो आप इस औरत के साथ आए हैं। उसने मरियम की तरफ देखा। आप उस आदमी को नहीं जानते मलक जी, वो माँ बाप के कत्ल के जुर्म में लंबी सजा काट कर आया है। बाहर आते ही उसने लोगों को बुरे नताए की धमकियां देनी शुरू कर दी थी।